So we had to do from the unification of Italy. We had covered up till the French Revolution, ठीक है. तो ये देखते हैं हम. अब इसमें ऐसा है कि we work for humanity by working according to the real principles of our country. Our country is the action point of the lever we use for the betterment of the common man. तो ये जो वाक्य बोला गया था, this was said by Mazzini. Mazzini was very instrumental in the unification of Italy, and I think Bhagat Singh used to follow him a lot. ठीक है. तो we work for the humanity by working according to the real principles of our country, and our country is the action point of the lever we use for the betterment of the common man. तो लीवर से कंपैरिजन किसने किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में? मजीनी ने किया था. एंड मजीनी इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड ही वाज बोर्न इन जेनोवा. हालांकि ये नहीं पूछेगा. ही सेड फर्स्ट यू आर अ मैन देन अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री और समथिंग. तो पहले इन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ मैन एंड देन एनीथिंग एल्स. ही फाउंडेड यंग इटली इन 1831. अब देखो इसी के बेसिस पे इन्होंने वो जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ ने बनाया था एक पहले, तो फिर ये अनुशीलन समिति बनाई. ठीक है. हालांकि ये नहीं थी, वो अभिनव भारत. ठीक है. अभिनव भारत बना था ऑन द लाइन्स ऑफ यंग इटली बाय मजीद. तो ये वही है 1831 में जिन्होंने बनाया था. ठीक है. नाउ if the revolution is to be brought in the society, then give the leadership of the revolution to the young man. ये भी मजीनी ने कहा था. Then Austria was the main barrier to the unification of Italy. इस पर भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि which country was the obstacle in the unification of Italy? So it was Austria. And integration of Italy was accomplished by Mazzini's idealistic Christian activities called from Garibaldi's adventurism to Cabur's well-planned diplomatic experiment. तो केवल इन्होंने सिंगल हैंडेडली नहीं किया था. इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इटली वाज अकम्प्लिश्ड बाय मजीनीज आइडियलिस्टिक क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ फ्रॉम गैरीबाल्डीज एडवेंचरिज्म. तो इसमें गैरीबाल्डी ने भी कुछ एडवेंचर टैक्टिक्स लगवाए होंगे, अपनाए होंगे. और फिर फाइनली काबुर्स वेल प्लान डिप्लोमेटिक एक्सपेरिमेंट, और फाइनली फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो पाया था इन तीनों की मदद से. गैरीबाल्डी इज कॉल्ड एज द स्वॉर्ड ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वेयर एज मजीनी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो नाउ यू नो इटालियन कॉन्टेक्स्ट में देखो फादर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन में किसका नाम जाएगा? मजीनी का नाम जाएगा. ठीक है. ये लिखा हुआ है जोसेफ मजीनी. वेयर स्वॉर्ड में कौन जाएगा? इसमें कौन जाएगा? गैरीबाल्डी जाएगा. ठीक है. गैरीबाल्डी जाएगा. ठीक है. एज द स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, राइट. देन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बिगैन विद द जॉइनिंग ऑफ लोम्बार्डी एंड सार्डिनिया. तो सबसे पहले कौन से दो रीजन्स को यूनिफाई किया गया था? एक तो नाम था लोम्बार्डी. ठीक है. एक ये, और इसको जोड़ दिया किससे? इसको सार्डिनिया से जोड़ दिया. ठीक है. और यही मतलब एक तरह से कहते हैं कि पहला प्रमाण है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में. एंड देन गैरीबाल्डी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्टिजेंट ऑफ आर्म्ड यूथ हु केम टू बी नोन एज रेड शर्ट्स. ठीक है. तो आर्म्ड यूथ्स, दे वर द आर्म्ड यूथ्स दैट वर मोबिलाइज्ड बाय Garibaldi in the pursuit of unification of Italy. The first war of unification of Italy was fought in 1848. Of course, जब ये मजीनी का जो ये क्या नाम था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाया यंग इटली 1831, तो उसके बाद ही तो ये होगा ना. 1831 में जब यंग इटली नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी मजीनी ने, देखो यहाँ पे ही फाउंडेड यंग इटली इन 1831. एंड मजीनी लेड स्ट्रेस अपॉन दैट फर्स्ट यू आर अ मैन एंड देन सिटीजन ऑफ अ कंट्री और समथिंग एल्स. तो फिर 1848 में फर्स्ट वॉर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज फॉट, और पहले दो जो रीजन्स जोड़े गए थे दैट वाज लोम्बार्डी एंड सार्डिनिया. नाउ 1848 में फर्स्ट वॉर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली लड़ी गई थी, इन विच द पीपल ऑफ नेपल्स, सिसिली एंड रोम वर पार्टिसिपेटेड, विच वाज कॉल्ड एज द नेशनल वॉर. तो इसमें नेपल्स भी था, सिसिली रीजन था और रोम था. तो तीन रीजन्स हमको यहाँ पे याद रखने हैं, नेपल्स, सिसिली एंड रोम, विच पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट war of unification of Italy, which was also called as the National War. The birth of Italy is considered to be in 1860, but its integration was completed in 1871 by Count Cavour. इनका नाम important है. इन्होंने वो फाइनल काम किया था, फिनिशिंग टच दिया था टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. काउंट कवूर KAVUR. ठीक है. और ये काम अंजाम दिया था 1871 में. हालांकि यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्टेड इन 1860, बट इट टुक अ लॉन्ग 11 years, जो कि फाइनली काउंट कवूर ने कंप्लीट किया था. अब इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, तो ये देखते हैं.
Bismarck strongly believed that that great contemporary questions can be resolved not by speeches and majority but by blood and iron. तो great contemporary questions can be resolved through blood and iron policy. ये किसका कहना है? ये बिस्मार्क का कहना था, ठीक है. और he was born on 1st of April 1815 in Prussia. So Prussia was erstwhile name of Germany and Bismarck was the prime minister of the ruler of Prussia. तो रूलर कोई और था, विल्हेल्म वन था, और उसका प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये बिस्मार्क काम करता था. जर्मनी वॉज यूनिफाइड बाय बिस्मार्क. ही अज्यूम द टाइटल ऑफ चांसलर ऑफ प्रूसिया इन 1871. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड किंग ऑफ प्रूसिया बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ विलियम वन, बट इट्स मोस्ट स्टॉन्च ओपोनेंट वॉज ऑस्ट्रिया. अब ये भी ऑब्स्टिकल यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, यहाँ भी, ठीक है. ऑस्ट्रिया सरेंडर टू प्रूसिया इन 1866. इस पर भी सवाल बनता है. फिर अगला पॉइंटर इंपॉर्टेंट ये है, द फ्रेडरिक लिस्ट इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ जर्मनीज इकोनॉमिक नेशनलिज्म. तो फ्रेडरिक लिस्ट किस चीज़ से जुड़ा है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी से. बस इतना मोटा मोटा याद रखो. फ्रेडरिक लिस्ट किससे जुड़ा है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी से. अंडर द प्राग ट्रीटी ऑफ 23rd of August 1866 श्लेस्विग एंड होल्स्टीन जॉइंड द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो ये दो प्राग ट्रीटी हुई थी एक 23 अगस्त ऑफ 1866. इसके तहत शेल्सविक एंड हॉलस्टीन ये दो रीजन्स हैं और ये दो रीजन्स जॉइंड द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. फिर द बैटल ऑफ सेडान्स वॉज फॉट. अब ये भी पूछ सकता है, वॉज फॉट ऑन 1st of September 1870 बिटवीन प्रूसिया एंड फ्रांस. तो ये सेडान की बैटल हुई थी. सेडान की बैटल 1st of September 1870. और ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट वॉज साइंड बिटवीन प्रूसिया एंड फ्रांस इन 1871. मेरे ख्याल से इसी बैटल ऑफ सेडान के परिणाम स्वरूप ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन हुई थी. ठीक है. एंड बिस्मार्क यूज्ड फ्रांसिस डिफीट टू यूनाइट जर्मनी. On 18th January 1871, King William I of Prussia was declared the Emperor of Germany in the Palace of Versailles. A unified Germany emerged on the map of Europe. ठीक है, तो इस तरह से ये जर्मनी यूनिफाई हुआ था. तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये जो क्या बोलते हैं जो जर्मनी वाला है वो फिर से बता दे रहे हैं. देखो ऐसा है कि ये जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, ये एक तो पहली बात बिस्मार्क की थी और ये 1st of April 1815 को पैदा हुए थे प्रूसिया में. ये किसकी बात हो रही है? बिस्मार्क की बात हो रही है. 1815 में पैदा हुए थे ये प्रूसिया में. ठीक है. और बिस्मार्क वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड विलियम वन वॉज द किंग ऑफ प्रूसिया. ठीक है. एंड जर्मनी वॉज यूनिफाइड बाय बिस्मार्क एंड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ चांसलर ऑफ प्रूसिया 1871 में जाके ये बन पाए थे. अब देखो ये इनकी पैदाइश हुई थी 1815 में और कितने समय बाद ये जाके चांसलर ऑफ प्रूसिया बन पाए थे? 1871 में, राइट. तो काफ़ी समय बाद, ऑलमोस्ट 60 नियरली अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. नाउ किंग ऑफ प्रूसिया बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ विलियम वन, बट इट्स मोस्ट स्टॉन्च ओपोनेंट वाज ऑस्ट्रिया. तो ये कबाब में हड्डी इसमें भी बन रहा था. जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में ऑस्ट्रिया वाज अ बिग प्रॉब्लम, अ बिग हर्डल, उसी तरह से ऑस्ट्रिया वाज अ बिग हर्डल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एज वेल. However, Austria surrendered to Prussia in 1866. This year is important. And एक फ्रेडरिक लिस्ट की बात होती है इतिहास में. तो बस मोटा मोटा इससे समझ लेना कि दैट इज़ रिगार्डिंग द इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन ऑफ जर्मनी एंड द ट्रीटी ऑफ प्राग. तो यहाँ दो ट्रीटीज़ हैं. एक तो ट्रीटी ऑफ प्राग है पहली. ट्रीटी ऑफ प्राग जो है ये किस चीज़ से जुड़ी है? दिस वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल साइंड ऑन 23rd of August 1866. ठीक है. तो ये 1866 में साइन की गई थी. 1866 में साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ प्राग. एंड व्हाट वाज दैट अबाउट? इट वाज अबाउट कि शेल्सविक एंड हॉलस्टीन जॉइंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रूसिया. ठीक है. सो अंडर द ट्रीटी ऑफ प्राग 23rd of August 1866, Schleswig and Holstein joined the administration. And then there's this famous battle of Sedan, and that took place right before when Bismarck became the Chancellor of Prussia. That is 1870 में हुई थी Battle of Sedan between Germany and France, जिसमें कि जर्मनी जीत जाता है और फ्रांस हार जाता है और फिर फाइनली ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन करता है फ्रांस के साथ बिटवीन प्रूसिया एंड फ्रांस इन 1871. और इसके साथ ही फ्रांस हारने के बाद जर्मनी यूनाइट हो जाता है कंप्लीट तरीके से. On 18th of January 1871, King William I of Prussia was declared the Emperor of Germany in the Palace of Versailles. A unified Germany emerged on the map of Europe.
especially after this famous Battle of Sedan, ठीक है, and the Treaty of Frankfurt. So that was about Germany and Italy. अब ये रशियन रेवोल्यूशन है, इसको भी देख लेते हैं, राइट. सो इन रशिया one group was called as Bolshevik, ठीक है, और मेजॉरिटी पार्टी, एंड द अदर फैक्शन was called as Menshevik और द माइनॉरिटी पार्टी. तो माइनॉरिटी को मेंशेविक बोलते थे और बोल्शेविक फॉर द मेजॉरिटी पार्टी. द लीडर ऑफ द बोल्शेविक फैक्शन वाज लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन. एंड लेनिन वाज अ डीपली कमिटेड revolutionary. He had intellectualism, vigor, indomitable power, and great ability to set up summer policy of revolution. In 1898, the Russian Marxists established the Social Democratic Party. The term socialism was first used by Robert Owen of Wales. ये इस पे सवाल बनता है, ठीक है, कई बार. तो अवन नाम याद रखो, अवन जिसमें खाना पकाते हैं, नॉट दैट, रॉबर्ट अवन. सो ही was the person who had for the first time used the term socialism. The term socialism was first used by Robert Owen of Wales. ये वेल्स से बिलोंग करते थे, ठीक है. Now I was telling you कि the leader of Bolshevik faction was Lenin, ठीक है, ये लेनिन थे. और मेंशेविक के कौन लीडर थे वो मुझे नहीं पता. तो अब ये देखो कि 1898 में क्या हुआ था कि कुछ रशियन मार्क्सिस्ट्स मिलके एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बना लिए थे, ठीक है. और ये भी बता दिया कि सोशलिज्म शब्द का पहले इस्तेमाल कौन किया था. नाउ कार्ल मार्क्स, अ जर्मन, इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक सोशलिज्म. दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आर द बुक्स रिटन बाय कार्ल मार्क्स. तो ये दास कैपिटल तो मुझे पता है कि इट इज़ रिटन बाय कार्ल मार्क्स, बट व्हाट अबाउट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना, दोनों की दोनों लिखी गई थी मार्क्स के द्वारा. एंड जो मार्क्स की आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड एज मार्क्सिस्ट्स, राइट. सो उन्हीं की आइडियोलॉजीज फॉलो करते करते एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई थी बाय द रशियन मार्क्सिस्ट्स इन 1898, ठीक है. तो ये भी पूछ सकता है सवाल में कि दिस फेमस पॉलिटिकल पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बिलोंग टू विच कंट्री. तो ये पूछ सकता है, तो रशिया जाएगा इसका आंसर. और ईयर भी पूछ सकता है और आइडियोलॉजी भी पूछ सकता है कि मार्क्सिस्ट थे कि नहीं थे, राइट. सो two famous books written by Marx were Das Kapital and Communist Manifesto. Now 8th of March 1917, the first explosion of the revolution took place in Russia. On the same day, poor peasants and laborers marched on the streets of Petrograd. तो ये तारीख important है, हालांकि ईयर पूछता है बस. ये डेट हो पाए तो कर लेना, 8th of March. Now Saint Simon is considered as the father of French communism, ठीक है. अभी जैसे यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहे हैं, हु वाज फ्रॉम जर्मनी, राइट. एंड उसने जो प्रोपाउंड किया था दैट वाज साइंटिफिक सोशलिज्म. अगर हम फ्रेंच कम्युनिज्म की बात करें, फ्रेंच कम्युनिज्म, तो उसमें साइमन नामक के व्यक्ति आते हैं आगे. नाउ द रूलर ऑफ रशिया वाज कॉल्ड द ज़ार, राइट. दिस सिस्टम ऑफ मोनार्की एंडेड इन द मार्च 1917. तो बेसिकली जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसका परिणाम ये था कि जो मोनार्की थी अंडर ज़ार वो ख़त्म हो गई, ठीक है, वो ख़त्म हो गई. नाउ इफ़ नॉट टुडे, टुमारो, और नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, द बिल्डिंग ऑफ यूरोपियन इम्पीरियलिज्म इज़ गोइंग टू कोलैप्स. दिस वाज द फेमस स्टेटमेंट बाय लेनिन. नाउ कार्ल मार्क्स स्लोगन वाज वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट. ये फेमस स्लोगन है, जैसे तुम्हारा साइमन गो बैक स्लोगन दिया था, वो भी पूछते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. तो उस तरह से ये भी पूछ सकते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट. दिस वाज द फेमस स्लोगन गिवन बाय कार्ल मार्क्स. अब ज़ार निकोलस II was the last Tsar of Russia who was killed in a bombing. In March 1919, the Bolshevik Party was renamed as Communist Party, and I think this was the party that actually took over after the monarchy fell. Now, War Minister Trotsky, he was the War Minister. He is credited with organizing the Red Army. तो ट्रॉट्स्की नामक कोई मिनिस्टर थे या व्यक्ति थे जो कि रेड आर्मी का मोबिलाइजेशन करने में उनका योगदान था. उसी की वजह से फिर बोल्शेविक पार्टी जीत पाई थी अगेंस्ट दोनों मोनार्की. नाउ इन अप्रैल 1917, लेनिन पब्लिश्ड अ रेवोल्यूशनरी प्लान इन रशिया नोन एज द अप्रैल थीसिस. तो अगेन अप्रैल थीसिस पे सवाल बनता है कई बार पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम्स में. व्हाट डू यू मीन बाय अप्रैल थीसिस, सीधा सीधा पूछ लेगा. 1917 वही बोल्शेविक रेवोल्यूशन को अंजाम देने के लिए लेनिन, हु वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी, he had a plan, right, that was called as April thesis. Now he said one step forward, two steps back. ये भी लेनिन की कही बात है. Now Lenin died in the year 1924 and Stalin is considered as the creator of modern Russia.
लेनिन के बाद स्टालिन आए थे, उन्हीं को बेसिकली क्रिएटर मॉडर्न रशिया कहा जाता है. ही एक्यूज्ड हाउएवर ट्रॉट्स्कॉय ऑफ ट्रीसन एंड एंटी कम्युनिज्म एंड रिमूव्ड हिम फ्रॉम द पार्टी. अब देखो कैसे टेबल पलट गई. ट्रॉट्स्कॉय वाज द फॉरेन मिनिस्टर जिसकी मदद से बोल्शेविक पार्टी टुक ओवर द मोनार्की, एंड एक्चुअली द प्रीवियस लेनिन इनको अपने साथ बना के रखे थे, लेकिन लेनिन के बाद जब स्टालिन आए तो ट्रॉट्स्कॉय को हरा दिया. Stalin said, right now we are 50 or 100 years behind the developed countries. We have to finish this distance within 10 years. और ये बात स्टालिन ने कही थी, either we will achieve it or we will be crushed. ठीक है. This was the fervent desire of Stalin. तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अगले में देखते हैं.